अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर जो कि ग्रेविटेशन, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ के मास और वेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें जानना है। साथ साथ में इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है विल द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन द मार्स। तो बोल रहा है कि जो मास और जो वेट हमें अर्थ पे मिलने वाला है किसी चीज़ का, क्या मार्स पे भी सब कुछ सेम रहेगा? क्या उसका जो मास है और उसका जो वेट है क्या वो दूसरे से प्लैनेट में भी सेम रहेंगे या फिर नहीं? तो पहले हम समझते हैं कि मास और वेट क्या होता है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में पूरा ये लिखा हुआ है, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा नोट्स बना दिया है, तो आप यहाँ समझते हैं। मास क्या है? देखो मास है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट मतलब जैसे तुम अपने सराउंडिंग में अगर देखोगे तो तुम्हारे सराउंडिंग में तो भी एक मान लो एक ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पेन है, तो पेन क्या हो गया? कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर ट्यूबलाइट है, वो भी क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। या फिर टेबल में बैठे हो, बुक हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, ऑक्सीजन, तुम्हारी बॉडी, ये सब कुछ क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? मास। अभी मैटर क्या होता है वो समझेंगे, पर पहले याद करो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसे हमें क्या कहते हैं? मास। पर अब ये मैटर क्या है? यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, मैटर रिफर्स टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस। तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है। मैंने अभी एक एग्जांपल तुम्हें बोला था सोचने के लिए कि पेन। ठीक है, तो क्या पेन कोई मैटर है या नहीं, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? वो ऐसे डिसाइड करेंगे कि क्या पेन कोई जगह घेरती है। मान लो तुम पेन को एक टेबल पे रखोगे, तो जब तुम पेन को टेबल पर रखते हो क्या वो पेन कुछ एरिया कवर कर रही है, कुछ स्पेस ले रही है? तुम ले रही है, बिल्कुल ले रही है। तो पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया। और क्या उस पेन में कुछ मास है? बिल्कुल उसके पास कुछ मास है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास अपना क्या होता है? मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। अब देखो इसको और समझते हैं ताकि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मान लो एक पेन है। अब पेन किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का। अब कितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक लगा है, कितना अमाउंट ऑफ प्लास्टिक लगा है मतलब कितना अमाउंट ऑफ मैटर, यहाँ पे वो मैटर क्या है? प्लास्टिक। कितना अमाउंट लगा है, जब वो हम देखेंगे तो हम क्या कह देंगे? उसी को हम क्या कहते हैं? मास। अब अगर तुम्हारे मन में होगा मैटर कैसे बनता है, देखो इसको समझने के लिए ना, मान लो अपने पास एक पेन है, उस पेन का अपन बहुत टुकड़ा करते हैं। ठीक है, इतना टुकड़ा करते हैं कि फर्दर वो और डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम और अलग टुकड़े में नहीं कर सकते। तो जो उसका स्मॉलेस्ट टुकड़ा आएगा ना, उससे हम कह देंगे एटम। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स मिल के क्या बनाते हैं? एक पूरा मैटर बनाते हैं। हालांकि एक एटम होता है, फिर काफ़ी एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन के मैटर बनता है। लेकिन अभी ऐसे या समझ लो कि बहुत सारे एटम्स मिल के फाइनली क्या बिल्डअप कर लेते हैं? मैटर को। तो मास क्या है? कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट में है उसे हम क्या कहते हैं? मास। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने मैटर को भी समझ लिया और मास को भी, कि किसी भी चीज़ में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हमें क्या कह देते हैं? मास। अब उसे कैसे हम उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है केजी। क्या यूनिट है उसकी? केजी। अब देखो मास जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है? मास एक स्केलर क्वांटिटी। अब समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज़ होती है ना जिसको डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम सिंपल भाषा में समझ लो, स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसे डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज़ जिसे डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। अब इस बात को समझते हैं। देखो मास को अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो या साउथ में रख दो या ईस्ट में रख दो या वेस्ट में रख दो, तुम मास कहीं पे भी रख दो, वो
उसका जो वजन है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसको देखो ऐसे देखते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अपन 5 किलो का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई 5 किलो का ऑब्जेक्ट अगर तुम नॉर्थ में रख दो, या तुम साउथ में रख दो, या तुम ईस्ट में रखो, या तुम वेस्ट में रखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कितना किलो रहेगा? वो हमेशा 5 ही किलो रहेगा। मतलब जो मास होता है उसको डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम किसी भी दिशा में रख दो, वो रहना उसको 5 ही किलो है। तो जो चीज़ जिसमें डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है उसे हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, जो अभी हम वेट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो भाई स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड रिफर्स टू साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कितना अमाउंट ऑफ कोई चीज़ है उसके अंदर, बस वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कि किसी भी चीज़ में कितना अमाउंट ऑफ चीज़ है, कितना अमाउंट ऑफ उसमें मैटर है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो भाई स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन नहीं देखते, कितनी उसकी साइज़ है, बस वही हम देखते हैं। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो ये और क्लियर होगा जब हम वेट को देखेंगे। अब अगला समझो, अगला है जो मास होता है ना, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है। तो मास की वैल्यू तुम अगर इक्वेटर पे रख दो या फिर तुम पोल्स पे रख दो, अर्थ पे अगर तुम इक्वेटर पे रख दो या फिर पूरे पोल पे रख दो, जो 5 किलो का मैंने एग्जांपल लिया ना, वो हर जगह 5 ही किलो रहेगा। ठीक है, 5th पॉइंट देखते हैं। इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अदर प्लैनेट। तुम किसी और प्लैनेट में भी चले जाओ तो भी भाई 5 किलो की चीज़ 5 किलो ही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाली? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर अर्थ पे है उतना ही तो जुपिटर में होगा, उतना ही सैटर्न में होगा। तो तुम किसी भी प्लैनेट में लेके चले जाओ, जितना अमाउंट ऑफ मैटर है ना वो चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए तुम अर्थ में कहीं चले जाओ या किसी और प्लैनेट पे भी चले जाओ, मास तो भाई उतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 6th पॉइंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इट इज़ मतलब मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हायर द मास हायर द इनर्शिया। अब इस बात को पहले समझते हैं। देखो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सबके अंदर है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है हमारे। तुम तो इस चीज़ को रोज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। इनर्शिया का एक वर्ड में अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ ना तो वो है जो आलस है अपना। तो इनर्शिया को तुम कह सकते हो अपना आलस। आलस मतलब जो अपने को कोई काम करने से रोकता है। आलस यही है ना कि अपने को कोई काम करने से रोक देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। पहले तो एकदम नॉर्मल भाषा में समझ ली कि भाई इनर्शिया को तुम आलस से रिलेट कर लो कि कोई काम करने से वो क्या कर रहा है? रोक रहा है। अब फिज़िक्स में क्या है इनर्शिया? देखो मान लो कोई चीज़ पड़ी हुई है, एक जगह रखी हुई है, मतलब वो चीज़ कहाँ पे? वो रेस्ट पे है। अब वो चीज़ हमेशा चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, और अगर कोई उसे फोर्स लगाएगा ना तो वो हिलने से रेजिस्ट करेगी कि भाई मेरे को हिलना नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। अब चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक साइकिल है और एक ट्रक है। एक साइकिल खड़ी है और एक ट्रक खड़ी है। ठीक है, अब साइकिल को अगर तुम्हें धक्का मारोगे तो चल जाएगी, और ट्रक को मारोगे तो क्या चल पाएगी? क्या नहीं चल पाएगी। इसी बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ दोनों का एग्जांपल लेके? हायर द मास हायर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास रहेगा उसके पास उतना ज़्यादा क्या रहेगा? इनर्शिया। फॉर एग्जांपल अगर तुम साइकिल को धक्का मारोगे तो तुम उसकी इनर्शिया तुरंत ख़त्म कर दोगे, जो उसकी आलस पड़ने के लिए मुझे नहीं चलना है तुम तुरंत ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर मास बढ़ गया चीज़ का, अगर वो ट्रक है, तो भाई तुम उसकी इनर्शिया आसानी से ख़त्म कर पाओगे नहीं। तो इनर्शिया क्या है ना कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अगर तुम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा।
अगर तुम उसको रोकोगे तो वो रेजिस्ट करेगा कि भाई मत रोको, वो रेजिस्ट करेगा। देखो एग्जांपल, जैसे तुम भागते हो, एकदम स्पीड से तुम भागते हुए आ रहे हो और कोई तुम्हें बोलते रुक जाओ, क्या तुम तुरंत रुक जाते हो क्या? नहीं रुक पाओगे, थोड़ा आगे जाके रुकते हो। क्यों? क्योंकि बॉडी जो थी वो अभी मोशन में है। जब बॉडी एक मोशन में तो हमेशा किस में रहना चाहेगी? वो मोशन में। ठीक है, तो जो मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो जब तुम तुरंत रुकना चाहते हो तुरंत रुकती नहीं है, क्योंकि उसको किस में रहना है? मोशन में। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे कि ट्रक रेस्ट पे है, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको आगे जाने के लिए, क्योंकि उसको कहाँ पे रहना है? रेस्ट पे ही। तो हायर द मास हायर द इनर्शिया। तो देखो लिखा है ना, इट इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास किसका मेजर है? इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। सिंपल भाषा में जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका आलसपन, कि भैया उसको अपना स्टेट चेंज करना नहीं है। अब इसको मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, देखो ये वाला पढ़ो पहले। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट टू एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, वो रेजिस्ट करेगी कोई भी चेंज। देखो लिखा है, इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट। तो वो अपने स्टेट को क्या करने की कोशिश करती है? मेंटेन करना चाहती है कि भाई मेरे को नहीं होना है चेंज। इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। सिंपल से समझोगे याद रखने के लिए, साइकिल के अंदर ही मान लो आलस है, और ट्रक के अंदर भी है। साइकिल को तुम आसानी से धक्का मार सकते हो क्योंकि तुमने उसकी इनर्शिया तुरंत ख़त्म कर दी, वो हल्की है। लेकिन ट्रक को तुम्हें नहीं ख़त्म करवा। क्यों? क्योंकि हायर द मास हायर इज़ द इनर्शिया। अब इसको ना मैं एक प्रैक्टिकल में तुम्हें एक वो दिखा देता हूँ वीडियो, ताकि तुम्हें और समझ आए। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने इसके ऊपर अभी एक रखा है कार्डबोर्ड, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं अभी प्लेस करता हूँ, क्या पता कब हाँ कर दिया मैंने, और ये मैंने रख दिया इसके ऊपर एक कॉइन। अब तुम बताओ, अगर मैं इस कार्डबोर्ड को मैं खींचता हूँ तो कॉइन इसके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर मैं खींचूंगा तो कॉइन को कार्डबोर्ड के साथ आना चाहिए। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। देखो अब देखो ये ऐसा रखा है, ये मैंने कार्डबोर्ड पकड़ा और मैंने खींचा। अब देखो हुआ क्या है इसमें, बड़ी कमाल की साउंड भी आई इसमें से। हुआ क्या है इसमें, अगर ध्यान से देखोगे ना, हुआ ये कि जैसे ही मैं कार्डबोर्ड को खींच रहा हूँ ना, जैसे मैंने कार्डबोर्ड को खींचा, भाई कॉइन कार्डबोर्ड के साथ नहीं आ रहा है। अब कॉइन कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है और कॉइन को किस पे रहना है? रेस्ट पे। और अगर तुम उसको रेस्ट से हटाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो वो यहाँ पे कॉइन ने किया है, इसी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो कॉइन ने अपना इनर्शिया दिखा दिया। देखो ये मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा, ये मैंने इसको ऐसा पुल किया, लेकिन ये देखो भाई कॉइन नहीं जा रहा है वहाँ पे। और वो क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ठीक है, समझे? तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मास वाला 6 पॉइंट, ताकि अगर एग्जाम में आए तुम लिख पाओ। मास क्या है? मास है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक ऑब्जेक्ट में है। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल में, ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी मान लेते हैं। अब अपने बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसी को हम क्या कह देंगे? मास। उसका ऐसा यूनिट क्या है? वो है केजी। क्या मास को फ़र्क पड़ता है डायरेक्शन से? बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम दुकान में जाओगे कि भाई 5 किलो मुझे बटाटा चाहिए, है ना, आलू ले रहे हो तुम 5 किलो, तो ये थोड़ी बोल दो कि 5 किलो नॉर्थ की दिशा से दे या 5 किलो साउथ के डायरेक्शन से ही दे। डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और किसी भी डायरेक्शन से तुमको तोल के दे दे, वो रहेगा कितना? 5 ही किलो। तो डायरेक्शन से कोई फ़र्क पड़ता है इसमें है नहीं। ठीक है, सो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ये हर जगह सेम होती है, किसी और प्लेनेट पे भी जाओ तो भी ये क्या रहेगी? सेम, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर तो भैया चेंज होने वाला नहीं है। और मास हमें क्या बताती है? मास हमें बताती है, मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, कि भाई एक बॉडी में कितनी इनर्शिया होगी वो हम कैसे पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मास। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मास तो समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं वेट। देखो वेट में क्या लिखा है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स
हाँ वीडियो चल रही है, मैं इसलिए देख रहा हूँ ना, पिछली बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और वो बंद थी। ठीक है, अब देखो वेट क्या है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, देखो लिखा हुआ है ना, वेट क्या है? एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? ऐसा फोर्स है जिससे जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो वेट में पहली बात तो ये याद रखना है कि वेट एक क्या है? फोर्स है। और वो ऐसी फोर्स है जिससे क्या है, अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अब इस बात को हम सही से समझते हैं ताकि तुम्हारा जो पूरा ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो। देखो अब मान लेते हैं कि ये तुम्हारा अर्थ है। ठीक है, मान लो। अब बताओ हम अर्थ पे कहाँ रहते हैं? ठीक है, यहाँ रहते हैं क्या, या फिर यहाँ रहते हैं क्या? बताओ कहाँ रहते होंगे, यहाँ पे या यहाँ पे? ठीक है, सोच तो लिया होगा भाई, हम यहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे, ऊपर। यहाँ आसमान में तो नहीं उड़ रहे ना, और अर्थ के अंदर तो नहीं रह रहे। हम कहाँ रहते हैं? इसके सरफेस पे। अब ये बताओ हम अर्थ के सरफेस पे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, या यहाँ पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? देखो यहाँ पे नहीं रहते क्योंकि ये ना यार नॉर्थ पोल है, यहाँ पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। ये क्या है? साउथ पोल है, ये भी पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग रहते हैं यहाँ पे। अब एक बड़ी कमाल की चीज़ तुम्हें समझ आएगी, अगर नहीं जानते हो तो बड़ा अच्छा लगेगा जानने में, जानते हो तो भी जानो, वॉच करो। देखो हम कहीं यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये टेढ़ा आदमी मैंने बना दिया है, कोई बात नहीं। अब तुम कमाल की चीज़ देखो कि ये इंसान किस तरीके से, देखो यहाँ पे अगर मैं एक इंसान को खड़ा कर दूँ ना यहाँ पे, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे तो वो चल सकता है। लेकिन मैंने इंसान क्या बोला भाई, कि मैंने बोला यहाँ पे तो इतने इंसान रहते ही नहीं। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे। और उसके बावजूद यहाँ पे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे तो गिर जाना चाहिए था ना इंसान को, जैसे तुम दीवार पे छिपकली को देखते हो, वो भैया चलती है, हम शौक हो जाते हैं यार ये कैसे चल रही है। हालांकि उसका तो अलग कारण है, लेकिन यहाँ पे देखो ना, इंसान यहाँ पे नहीं चल रहा। कहाँ पे चलते हैं हम लोग? सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं, और ऐसे गिर भी नहीं रहे। क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि हमें एक फोर्स ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। एक फोर्स है जो हमें ऐसे खींच के रखा है अंदर, ठीक है। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वो चीज़ है जो हमें खींच के रखी है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हमें इंसानों को क्या करके रखती है? ऐसे अपने अंदर ना पुल करके रखती है। समझ रहे हो? तो इस वजह से हम नहीं गिरते, ठीक है। तो अब देखो इस डेफिनेशन को आप शायद समझोगे। तो वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करके रखती है? अपने पास अट्रैक्ट करके रखती है। अब मैं इसको पहले हटाऊं, ये वाला आदमी तो घूम ही नहीं रहा ना, इसको हटा देते हैं ना। अब ये तो भी ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो अपन यहाँ कहीं दूसरे प्लेनेट पे पहुँच गए, यहाँ पे से खड़े हो गए ना, अपन देख रहे हैं यहाँ पे, कमाल का इंसान मैंने बनाया, ये जीनियस। अब देखो यहाँ से मान लो अपन खड़े होकर यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें बड़ा शौक होगा यार ये इंसान गिर क्यों नहीं रहा है? इसको तो गिर जाना चाहिए, ऐसे टेढ़ा कैसे चल रहा है? वो क्यों चल रहा है? क्योंकि एक फोर्स है जो इसे सेंटर की तरफ खींच के रखी है, पुल करके रखी हुई है, अट्रैक्ट करके रखी हुई है। ये तो भी ठीक है। अगर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को देखोगे ना, वो तो भैया यहाँ पे यूँ चल रहे हैं, ऐसे उल्टा ही लगेगा तुम्हें यहाँ से, तो कह रहे ये तो उल्टा चल रहे हैं यार। तो वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि किसी फोर्स ने उनको अपनी तरफ क्या करके रखा है? अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करके रखी है उसी को हम क्या कहते हैं? वेट, ठीक है। इसको थोड़ा और लिख लेता हूँ। देखो फोर्स क्या होता है, पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। फोर्स क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में समझो। फोर्स मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को तुम पुल या पुश करते हो ना, उसे हम फोर्स कहते हैं। पुल या पुश मतलब या तो उसको पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, या उसको दूर धक्का मार रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। अपनी तरफ खींचना या दूर धक्का मारना, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स। अब ये फोर्स दो तरीका हो सकता है, एक कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि तुमने अपना हाथ लगा के उसको धक्का मारा,
वो कौन सा हो गया? फोर्स कांटेक्ट। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट के होते हैं, जैसे कि अर्थ और हमारे बीच में जो फोर्स है, क्या उसमें तुम्हें कोई कांटेक्ट दिखता है? नहीं। अब यहाँ पे मान लो मैं कोई सामान है ऐसी और ये अपना अर्थ है, ये चीज़ ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ रही है ना, क्योंकि भाई ग्रेविटी से खींच रही है। पर ये जो जो ये ग्रेविटी खींच रही है वो ग्रेविटी हमें दिख रहा है क्या? नहीं। भले ही वो नहीं दिख रहा है, पर क्या वो फोर्स है कि नहीं? बिल्कुल वो एक फोर्स है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो, फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी हमने पढ़ा कि वेट क्या है? वेट बराबर है एक फोर्स के, ठीक है। अब तुम वेट को कैसे लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो खिंचाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी इंसान की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी। इसीलिए वेट को क्या लिखा जाता है? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट में दो चीज़ आएगा, मास और ग्रेविटी। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला, ये जो हम कर रहे थे ना, देखो अब मान लो मुझे इस इंसान का वेट निकालना है, मुझे इस इंसान का क्या निकालना है? वेट निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? बड़ा सिंपल है, मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा कि भाई वेट किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो इस बंदे का जो वज़न था वो था हाँ, इसका जो वज़न है वो है 60 kg, और ग्रेविटी, अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है? 9.8। तो अगर मैं 60 इंटू 9.8 कर दूंगा, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या आता है? न्यूटन। तो अगर मैं 60 इंटू 9.8 कर दूंगा तो जो भी कैलकुलेट करके वैल्यू आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? वेट। मास और वेट में फ़र्क देख रहे हो? मास में सिर्फ और सिर्फ उसका कितना वजन था वो देख रहे थे, पर वेट में क्या देख रहे हैं कि कितने जो ऑब्जेक्ट उसको किस तरीके से खींच रही है वो भी हमें देखना है। ये शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, देख लो एक बारी। ये मान लो 5 किलो की चीज़ है। अब अगर कोई मुझे पूछे भाई इसका मास कितना है, तो मैं बोलूँगा यार इसका मास है 5 ही kg। तो बोलेगा ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन बॉडी, मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन कोई मुझे पूछेगा भाई इसका वेट बताओ, तो मैं क्या पूछूंगा कि भाई अगर ये अर्थ पे है तो ये 5 किलो की तो ये चीज़ हो गई, प्लस अर्थ जो है वो इसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? क्या आएगा हमारी ग्रेविटी कितनी है? 9.8 की। तो मैं क्या करूँगा? 5 इंटू 9.8। अब आओ थोड़ा और समझते हैं इन बातों को। अब देखो बोला है वाइल बीइंग वेट बीइंग अ फोर्स, तो वेट की जो ऐसा, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन, ठीक है। अब the weight being a force is a vector quantity and its direction is towards the center of the earth। भाई देखो, जो वेट है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन देखते हैं। जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता है नहीं। पर वेट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन। और वेट में डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये देखो, यही तो मैं कर रहा था बार बार कि डायरेक्शन कहाँ पे है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। So the weight being a force is a vector quantity and its direction is towards the center of the earth. As the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place। अब देखो ये बड़ी कमाल की बात बोल रहा है, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। क्या देखो, अब जो हम g देख रहे हैं ना, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देख रहे हैं, जो हमने अर्थ पे कितनी है अपने, वो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे कितनी है? 9.8। मास पे वो कितनी है? 3.72। अर्थ पे 9.8 है तो मास में कितनी है? 3.72। और मून पे कितनी है? वो 1.62। अब तुम बताओ कि कोई 15 kg का इंसान है, वो अर्थ पे रहे, वो मार्स पे रहे, या फिर वो मून पे रहे, कहीं भी रहे, उसका मास सेम रहेगा या अलग रहेगा? अच्छा सवाल पूछा ना। देखो 15 kg का आदमी है, ये भैया अर्थ पे रहे, मार्स पे रहे, या फिर मून पे रहे, कहीं भी रहे, इसका जो मास है वो 15 kg ही रहेगा या बदल जाएगा? तो देखो हमने पहले ही पढ़ा था, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ मास तो क्या रहेगा? सेम। लेकिन वेट जो है वो हर जगह क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह जो वो ग्रेविटेशन का पुल है ना वो अलग अलग है। अभी इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखो
कि कोई एक इंसान है, वो कितना है भैया, कोई भी सामान ले लो, इंसान है 15 किलो, कोई भी इंसान, बंदा, जानवर, पेड़ पौधा, कुछ भी हो, 15 के जी का है, ठीक है। अब वो जो 15 किलो का है उसको हम अगर अर्थ पे देखें कि उसका वेट कितना होगा, तो 15 के जी इंटू 9.8 कर देंगे, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी यूनिट हो गई। तो 15 के जी इंटू 9.8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 147 न्यूटन। तो मतलब 15 किलो का इंसान अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, 147 न्यूटन, ठीक है। अब 15 के जी का ही आदमी, उसका हम देखते हैं वेट, और वो हम देखते हैं मून पे। पहले मून का ग्रेविटेशनल पुल कितना है, 1.62, ठीक है। अब 1.62 है उसका, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर अभी तो 1.62, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, 15 इंटू 1.62 कितना आ जाएगा भाई, तो वहाँ पे उसका वेट होगा 24.3 न्यूटन। अब चलो मास पे अगर जाओगे तो भाई वहाँ का ग्रेविटेशनल पुल कितना है, 3.7, तो 15 इंटू 3.7 कितना आ जाएगा, 55.65 न्यूटन। तो देख रहे हो वेट जो है वो अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग जगह पे क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल पुल क्या है, अलग अलग है। एक और बात समझ लेते हैं, जब तुम अपने घर पे वो वेइंग मशीन, घर पे या फिर कहीं पे भी जाके वेइंग मशीन में अपना वज़न करते हो ना, तो देखो हम आके बोलते हैं कि हमारा जो वज़न है वो हो गया है 50 किलो, हम बोलते हैं हमारा वेट कितना है, 50 किलो। तो भाई वो हमारा वेट होता नहीं है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है मास। अगर जो तुम्हें वेइंग मशीन पे दिखा रहा है वो तुम्हें क्या दिखा रहा है, तुम्हारा मास दिखा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें अपना वेट निकालना है तो तुम क्या करोगे, ये जो 50 किलो आया है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 9.8 से, चल जा पे है ना, ठीक है। 9.8 से जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तब तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तब तुम्हारा आ जाएगा वेट, ठीक है। अब आओ एक और बार सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या, ये देखो टेक्स्ट बुक में यही सारी हमने बात की है ना, ये जस्ट मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है ना, वो मैंने 50 किलो के आदमी का एग्जांपल देके बात किया, ये सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सवाल को देख लो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, फटाफट बोलो, मास और वेट में क्या फ़र्क है। देखो भाई, मास जो है वो है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन बॉडी, वो क्या हो गया, मास। मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, केजी, ठीक है। मास अर्थ पे कहीं पे भी जाओ वो सेम रहेगी, किसी और प्लेनेट पे जाओ वहाँ पे भी सेम रहेगी। और मास किसका मेजर है, इनर्शिया का, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कैसे याद रखना है, एक आलस से, कि जो बॉडी जहाँ पे उसको वैसा ही रहना पसंद है। अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन पे तो मोशन पे। तुम भाग रहे हो, तुम्हें बोल दिया अचानक से रुक जाओ, तुम नहीं रुक पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को किस में रहना है, मोशन पे ही रहना है, ठीक है। फिर वेट देख लो, वेट का क्या सिस्टम था कि भाई वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, किस फोर्स से अर्थ तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वेट। वेट कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मास डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वेट में डायरेक्शन है, और वो भी कहाँ, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और कुछ वेट में जो मैंने ना कवर किया हो ऐसे, तो ठीक है। हाँ, जो वेट है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या हो जाएगा, वेट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है, अलग अलग है। तो विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज द वैल्यूज ऑन मार्स, तो भैया मास तो हर जगह सेम होगा, लेकिन जो वेट है वो क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल क्या है, वो अलग है। तो आई होप तुम्हें ये आंसर पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला आंसर कवर करेंगे। थैंक यू।